नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का महान उपन्यास गोदान का भाग 24। पिछले अंक में आपने सुना कि झुनिया और गोबर गाय को लेकर गोबर के घर की ओर आ रहे हैं और रास्ते में वो स्त्री और पुरुषों के संबंध पर बातें भी कर रहे हैं। झुनिया उसको कहती है कि मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को, यही समझ लो। आगे वह कहती है कि मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो भी इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिपकर करेगी, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। अब इस अंक में इससे आगे गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। झुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप, गुण और ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चली चलती, अम्मा भी तो देख लें। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना, तो फिर मैं ना आऊँगा। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डांटे, नीले सोफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं।
जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं वह हैं तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक काचनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटे में भी ख़त्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों ही में चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया। धन्यवाद।